बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब ने ब्रॉडशीट कंपनी के CEO का इंटरव्यू किया था। उसकी जब पहली और दूसरी किस्त जारी हुई तो उसके बाद नवाज़ शरीफ के बेटे हुसैन नवाज़ ने लंदन में स्टेटमेंट दी कि हम ब्रॉडशीट के CEO के ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त का दावा करने का सोच रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मरीम नवाज़ ने कहा कि जी नवाज़ शरीफ की जीत हो गई है, गलत सज़ा दी गई थी, इकामे पर सज़ा दी गई। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने भी इस पर ट्वीट की और कहा कि जी हमें जो है इस फैसले ने, लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले ने बरी कर दिया है जिसमें नैब को जुर्माना किया गया है। उसके बाद वज़ीर जो पाकिस्तान में वज़ीर हैं एहतसाब के, शहजाद अकबर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वही बात दोहराई जो कि ब्रॉडशीट के CEO ने जो बात कही थी कि इस फैसले से शरीफ ख़ानदान बरी नहीं हुआ। तो उसके बाद इरफान हाशमी ने ब्रॉडशीट के CEO कावे मसावी का दोबारा से इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारे मज़ीद इंकशाफात कर दिए। उन्होंने उस शख्स का नाम भी बता दिया जो नवाज़ शरीफ की तरफ से मिला था, जिसने अपने आप को नवाज़ शरीफ का भतीजा या भांजा बताया था और रिश्वत की ऑफ़र की थी। और उसके अलावा उन्होंने वज़ीर दाखिला, वो शख्स जिसका नाम उनकी लिस्ट के अंदर था और उसका अकाउंट उन्होंने एक इलाके के अंदर सीज़ किया था और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान जो थी उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनका अकाउंट रिलीज़ किया और उनको वज़ीर दाखिला लगाया। और उसके अलावा कौन लोग थे जिनके नाम लिस्ट में थे, उन्होंने इस नए इंटरव्यू में इंकशाफात किए हैं। मैं इंटरव्यू का खुलासा आपके सामने रखता हूँ। इसमें इरफान हाशमी साहब के सवाल शामिल नहीं हैं, सिर्फ कावे मसावी साहब के जो जवाब हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कावे मसावी कहते हैं, पाकिस्तान के लोग जिस तरह मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा इख्तिताम वैसा हो जैसा कि कहा जाता है कि बहुत से हीरोज़ कब्रिस्तान में हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे वैसे नासाजगार हालात का सामना हो जिनसे मैं गुजर चुका हूँ। मैं बहुत से ममालिक में करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर चुका हूँ, जैसे कि मैक्सिको, शाम के हुक्मरान हाफिज़ुल असद की हुकूमत के साथ मुआहदा मुकम्मल कर चुका हूँ। ईरान का मौजूदा हुक्मरान नापसंदीदा है, लेकिन मैं वहाँ बड़े पैमाने पर करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जिस कदर बुरा तजर्बा नैब के साथ काम करने का रहा है, जिस तरह का फ्रॉड किया गया, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, नैब को तो कौमी एहतसाब ब्यूरो कहना ही शर्मनाक है। इस बुरे तजर्बे में 2 लोग मुझे अच्छे भी मिले, उनका तज़किरा करना लाजमी होगा। उनमें एक जनरल अमजद शुएब और दूसरे ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद ख़ान जो नैब के पहले प्रोसिक्यूटर थे। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जनरल मुशर्रफ इस सब को बहुत संजीदा लेंगे। जब ऑक्सफर्ड यूनियन में उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बहाना किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन हुए तो तमाम बदमाश दोबारा मुंतखब हो गए। ये सब बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। हालांकि उन्होंने नैब को मफलूज कर दिया था। मुझे ये जानकर खुशी है कि मेरा ऑक्सफर्ड फेलो इमरान खान इस सब को संजीदा लेकर और पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसके इरादों पर कोई शक नहीं। उसके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ, उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। वो बहुत कुछ कर सकते हैं या नहीं, ये अलग बात है। मौजूदा हुकूमत वाली नैब की कारकर्दगी भी मुतासर कुन नहीं है। इनके पास मौका था कि अदालत के फैसले पर अमल करते। मैंने शहजाद अकबर को पैगामात भी भेजे। मेरा ख्याल था कि मौजूदा हुकूमत कानून पर अमल करने के लिए काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन हमें पाकिस्तानी हुकूमत के अकाउंट और असास से मुंजमद करवाना पड़े। पाकिस्तानी अवाम से ये कहना झूठ और फ्रॉड होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुद से अदालती फैसले पर अमल किया। जज ने इनको हुक्म दिया था कि अमल किया जाए, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की, जिस पर हमें ये सब करना पड़ा। मैं पाकिस्तानी अवाम को पैगाम देना चाहूँगा कि इससे आपकी साख मजरूह हुई है, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग मिलकर इस फैसले पर अमल दरामद करवाएं, क्योंकि अब मज़ीद वक्त नहीं है। मैं शहजाद अकबर के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि शरीफ ख़ानदान ने अदालत के फ़ैसले के बारे में गलत बयानी करके अपने हक़ में इस्तेमाल किया है। ये कहना गलत बयानी है कि अदालत ने एवन फील्ड अपार्टमेंट को अटैच करने की दरख्वास्त कबूल नहीं की तो इससे शरीफ फैमिली किसी भी तरह से क्लीन साबित होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एवन फील्ड की अटैचमेंट की दरख्वास्त सिर्फ इस वजह से कबूल न की गई क्योंकि हमारे पास अपने पैसे वसूल करने का एक और आसान रास्ता मौजूद था। हमें यूनाइटेड बैंक में हुकूमत पाकिस्तान की रकम का पता चल गया था तो हमने इसको सीज़ कर दिया। हम ईमानदार लोग हैं, हमें वाजिबुल अदा रकम से ज़्यादा कुछ भी लेने में दिलचस्पी नहीं। मैं पाकिस्तानी वज़ीर के बयान से मुत्तफ़िक हूँ कि शरीफ फैमिली हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं शहजाद अकबर के इस बयान से इत्तेफाक नहीं करता कि मैं देर से आया और ब्रॉडशीट के अकाउंट में सबसे पहली रकम मैंने दी। तो वज़ीर का ये कहना बिल्कुल झूठ है कि मैं देर से आया। मैं ये बात रिकॉर्ड पर कह चुका हूँ कि 2012 में अंजुम डार हमारे पास आए। उन्होंने अपने बारे में बताया और कहा कि वो नवाज शरीफ के भांजे हैं। उन्होंने हमें तहकीकात से पीछे हटने के लिए $25 मिलियन की पेशकश की। कमरे में और लोग भी मौजूद थे।
मैंने इस बात को रिकॉर्ड पर लाकर फ़ौरन वकील को इस मामले का बताया। मैंने इस शख्स को पैगाम दिया कि हमें नवाज शरीफ से कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे रिश्वत लेने में कोई दिलचस्पी है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट करप्शन और रिश्वत के खिलाफ काम करने का है, और आप उसी बंदे को रिश्वत की पेशकश कर रहे हो जिसके साथ करप्शन और रिश्वत के खिलाफ काम करने का मुआहदा किया गया है। ये नाकाबिले फ़हम बात है। अगर आप वाकई ही इस मामले को सेटल करना चाहते हैं तो अदालत के ज़रिए कीजिए, और इसका तरीक़ेकार ये है कि हम दोनों पार्टीज़ मुआहदा करके रजामंदी ऑर्डर साइन करते हैं और इस तरह ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान और नैब हकीकी काम कर रहे होते तो वो पाकिस्तान के अरबों रुपए बचा सकते थे और शर्मिंदगी से भी बच सकते थे। शरीफ फैमिली ये दावा कर रही है कि उनको इस फैसले से क्लीन चिट मिल गई है। इस बात को जज एंथनी एवंस का फैसला झुठला देता है। अगर हम शरीफ फैमिली जैसे बड़े लोगों की लूटी हुई रकम ढूंढने में कामयाब ना हुए थे तो अदालत कभी भी हमारे हक में फैसला ना देती। हमें रकम दिए जाने का फैसला हुआ ही इसीलिए क्योंकि हमने अपना काम बिल्कुल दुरुस्त किया। मेरा पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी अवाम नवाज शरीफ के बेटे की बजाय लंदन हाई कोर्ट के फैसले पर यकीन करे। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि हमने एवन फील्ड अपार्टमेंट को इसलिए अपनी दरख्वास्त में अटैच नहीं किया क्योंकि हम पाकिस्तानी हुकूमत के असासों को अटैच करना चाह रहे थे, क्योंकि उससे हमें वाजिबुल अदा रकम ज़्यादा आसानी से मिल सकती थी। एवन फील्ड अपार्टमेंट के बारे में तो पाकिस्तान की एहतसाब अदालत फैसला दे चुकी है कि ये लूटी हुई दौलत से ख़रीदे गए हैं, और हमने नैब अदालत का ये फैसला भी लंदन हाई कोर्ट के जज के सामने पेश किया, जिस पर अदालत ने हमें कहा कि ठीक है इन अपार्टमेंट्स को अटैच कर लें, लेकिन फिर हमने खुद ही वो दरख्वास्त वापस ले ली। तो शरीफ फैमिली की जानिब से इस चीज़ को अपने लिए क्लीन चिट के तौर पर पेश किया जाना मुकम्मल तौर पर जालसाजी है। तमाम लोगों को चाहिए कि वो अदालत में दी गई दरख्वास्त को देख लें। हमें यूनाइटेड बैंक में हुकूमत पाकिस्तान के असासे मिल गए थे, इसलिए हमने उनको तरजीह दी। आफ्ताब अहमद शेरपाव के अकाउंट्स हमने जर्सी चैनल आइलैंड में सीज किए थे और बाद में इनको वजीर दाखिला लगा दिया गया। हमने उनके अकाउंट ढूंढकर हुकूमत पाकिस्तान को लिखा कि हमें आफ्ताब शेरपाव के अकाउंट्स में लूटी हुई रकम मिली है। जर्सी की हुकूमत को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत खत लिखकर इस रकम को तहवील में ले लें। हुकूमत पाकिस्तान ने यह हरकत की कि सबसे पहले उनके अकाउंट को रिलीज़ किया, फिर हमसे कहा कि उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाए। हम शश्तर रह गए कि हमने लाखों पाउंड्स खर्च करके इतना सफ़र करके लूटी हुई दौलत ढूंढी, जर्सी गए, अकाउंट सीज करके हुकूमत पाकिस्तान को इत्तला दी, और इन लोगों ने यह किया कि उनके अकाउंट ही रिलीज़ कर दिए और इनको वजीर दाखिला भी लगा दिया और हमसे उनका नाम लिस्ट से हटाने की फरमाइश भी कर दी। और ये इस वक्त की बात है जब जनरल अमजद को हटा दिया गया था। उनके बाद आने वाले लोगों ने सिर्फ तबाही फैलाई। लंदन हाई कोर्ट के जज ने भी जनरल अमजद के अलावा किसी और के काम को बतौर सबूत कबूल नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों में से आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो का नाम फहरिस्त में था। उनके केस इंटरनेशनल एसेट रिकवरी कंपनी देख रही थी। मैं इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे केस का हिस्सा नहीं। ये मामला जनीवा कोर्ट के अंदर थे जब उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर इनके अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म दिया था। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के बारे में बात की। मैं नहीं समझता कि मुझे बेनज़ीर भुट्टो के माली मामलात से मुतल्लिक जाना चाहिए। लिस्ट में मौजूद लोग सियासतदान, बिजनेसमैन और दीगर हैं। मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। नवाज शरीफ के अलावा उनके बेटे और मरीम नवाज का नाम शामिल था। कुछ लोग वफात पा चुके हैं, मैं उनका तज़किरा मुनासिब नहीं समझता। बहुत से लोगों के नाम लिस्ट में थे। 17 साल पुरानी बात है, इसलिए बहुत से नाम मुझे याद नहीं, वरना मैं खुशी के साथ बता देता। नैब जैसी बदनाम कोई नहीं होगी कि जिनको लूटी हुई रकम वाले अकाउंट ढूंढ कर दिए, उन्होंने ना सिर्फ रकम उसी शख्स को वापस कर दी जिसने लूटी, बल्कि उसको वजीर भी लगा दिया। ये चीज़ आपको इस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में क्या बताती है? ये चीज़ आपको इन ताकतवर लोगों के बारे में क्या बताती है जो लोग मुल्क का रेप करते रहे और लूट मार करते रहे? जो बात आपको समझ आई है वही मुझे समझ आई है। शरीफ फैमिली मेरे खिलाफ हत्के इज़्ज़त का सोच रही है। ये बात कहकर आप मुझे हंसाई मत। मैं तो समझ रहा था कि ये एक संजीदा इंटरव्यू चल रहा है। अदालत में हत्के इज़्ज़त का दावा करने के लिए इज़्ज़त का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो जज एंथनी एवंस के सामने साख साबित करना होगी, जिन्होंने अपने फैसले में बहुत कुछ लिखा है। मेरे मेहमान बनिए। अगर आप मुझे अदालत बुलाना चाहते हैं, मेरा शरीफ फैमिली के लिए पैगाम है कि हद के इज़्ज़त का दावा करने से पहले आपको इज़्ज़त बनाना होगी, और मैं नहीं समझता कि आपकी कोई साख है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जज सेंट एंथनी एवंस का फैसला देख लीजिए। आपके साथ मेरे पहले इंटरव्यू के बाद मुझसे एक वकील ने रब्ता किया। मैंने उसको रब्ता नंबर से पहचान लिया और उसे कहा कि मेरे पास नाश्ते से पहले 6 वकील आते हैं और नाश्ते के बाद 4 वकील आते हैं, इसलिए मुझे धमकाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं खुद आलमी सालिस हूँ, इसलिए मुझे कानून सिखाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए जहाँ तक हद के इज़्ज़त के दावे की बात है तो मैं कहूँगा कि करो, अगर आपकी कोई साख है। इनके बयान से मेरी नींद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी तो नाज़रीन, आपने सुना
कि उन्होंने जब वो इंटरव्यू दिया उसके पहले 2 पार्ट जो है वो ऑन एयर हुए, उसके बाद उनसे एक वकील ने रब्ता किया और उनसे ये कहा कि हद के इज़्ज़त के दावे के लिए तैयार रहिए, जिस पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपने सुन लिया है। इसके अलावा जो नाम उन्होंने ज़ाहिर किए हैं वो भी आपने सुन लिए हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नैब ने किस तरह से लुटेरों के साथ डील की। उनमें शरीफ ख़ानदान भी शामिल था, उनमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, उसमें दीगर लोग भी शामिल थे। और आफ्ताब शेर पाओ, जिसको परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर दाखिला लगाया था, उस शख्स के अकाउंट इसी ब्रॉडशीट ने बरामद किए थे, उनको सीज़ किया था, हुकूमत पाकिस्तान को लिखा। लेकिन यहाँ पे जो मौजूद उस वक़्त के करता धरता थे परवेज़ मुशर्रफ और उनके बाद जो दीगर लोग थे जो नैब में थे, उन्होंने एक तो वो रकम उनको वापस कर दी अकाउंट रिलीज़ करके, दूसरा उनको वज़ीर दाखिला भी लगाया और फिर ब्रॉडशीट से कहा कि इनका नाम भी लिस्ट में से निकाल दें। तो ये सूरत हाल इस मुल्क के साथ रही है। तो मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी कि इस मुल्क के साथ गैंग रेप हुआ है, जिस पर ये पीडीएम के जो सहाफ़ी हैं जो इनकी सपोर्ट करते हैं, जो इनके एडवाइज़र्स बने हुए हैं आजकल पॉलिटिकली, तो इन लोगों ने बड़ा तमाशा किया था कि ये क्या बात कर दी, सदर पाकिस्तान ने बड़ी नाजेबा बात कर दी है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस शख्स ने भी, जो कि ब्रॉडशीट का सीईओ है, इसने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये ओलिगार्की, ये जो लोग थे, ये पाकिस्तान का रेप भी कर रहे थे और लूट मार भी कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। और अब देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अब की जो नैब है वो क्या करती है। वो वहाँ पे झूठ तो बोलती रही और उस पर ब्रॉडशीट के सीईओ ने बहुत सख्त बातें की हैं। तो अब देखते हैं कि आगे इस पे हुकूमत पाकिस्तान क्या करती है, शहजाद अकबर इस पे क्या करते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।